अम्बेडकर जी का आप अपमान किए और हम सम्मान किए इसी बहस पर। जैसे अमित शाह जी के जो वक्तव्य था, हाँ, उस पर बहस है। हाँ, और अमित शाह जी कोई गलत काम नहीं बोली है। हाँ, जो शुरू से आ रहा है, ये कांग्रेस तो मैंने 1952-51 में जो है वो अम्बेडकर जी का इतना बहिष्कार किया, चुनाव लड़ा था हरवा दीस, 2 बार चुनाव लड़ा हरवा दीस। उसके बाद जो है वो कहता है कि हम मैंने अम्बेडकर जी का पुजारी हैं। अरे तो कैसा पुजारी हो तुम 2 बार चुनाव हरवा दियो बेचारा। उसके बाद जो है अम्बेडकर जी बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने के बाद उनकी देहांत हो गई। देहांत होने के बाद फिर अम्बेडकर जी आज रट रहे हैं। तैया से याद नहीं आता था अम्बेडकर जी आज क्यों रट रहे हो? ये लोग जो विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस और विपक्ष पार्टी इंडिया गठबंधन जो है, यह संविधान करके यह बरगला रही है। जबकि संविधान के अनुसार ही सारा कार्य हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान के अनुसार ही सारा कार्य कर रहे हैं। देखिए, सवाल है कि शुरू से स्टार्टिंग से नेहरू जी से जोड़ लीजिए। नेहरू जी भी 1948 में इनको कुछ नहीं मान ले हे दृष्टि से कि हरिजन है, तो उस सम्मान कहाँ दिए थे। 1953 में भी वो इनको नहीं जीता है, जैसे भैया बोले, अशोक भैया बोले। 1956 में इनकी मृत्यु हुई, तो नेहरू जी का बोले कि सांत्वना देना चाहिए। उस समय बोले हैं कि भाई बहुत लर्निंग आदमी थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन अंदर से वो व्यक्तित्व अच्छा नहीं था। बताइए, तो ये सब बात है। अब इनका सम्मान जो है 2008 से शुरू हुआ है। आज से तो नहीं हुआ है, 2008 से किया है। फिर कौन जानता था अम्बेडकर जी को? सबसे बड़ी बात है कि जो झूठ की राजनीति थी, जो मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब से कांग्रेस हमारे देश के युवाओं को, मतलब तत्कालीन जो हमारे युवा थे, उनके जो नेतागण थे, उन्होंने जो झूठ का जो माहौल खड़ा किया, उस माहौल को आज अमित शाह जी ने लोकसभा में मतलब उसका पूरा कच्चा चीटा खोल के रख दिया। और इस चीज की मिर्री कांग्रेस को लगी, तो उनके थोड़े से बयान थे, जिसे कहा जाता है ना कि भाई भगवान को याद करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। उन्होंने इसी बात को कहा कि भाई आप बार बार अम्बेडकर कहते हो, लेकिन उनके लिए आपने कुछ किया नहीं है। उनके जो भावों को है, उस भाव को देखिए। उन्होंने उनका मतलब कहने का जो सेंस था कि उनका भाव क्या है, आपका जो सम्मान देना चाहिए, जो मतलब पीड़ितों के लिए, गरीबों के लिए जो अम्बेडकर के दिल में भाव था, वो आप दिए नहीं। क्योंकि आज जो भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है गरीबों को, बीजेपी के कार्यकाल में मिल रहा है। लोग मकान बन के मिल रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, कन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। अभी हाल में आपको जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें रामपुर गाँव है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं, जो सारे कांग्रेसियों को वोट दिया, लेकिन उनको लाभ मिला, मकान बना के दिया। प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। वंचितों के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक दिखावा करती है कि लड़ रहे हैं, लेकिन करती नहीं है। बहुत बड़ा अपमान है। संविधान इन लोग जो है विपक्ष पार्टी इंडिया गठबंधन जो जप रही है, और ये हंगामा केवल क्रिएट करना चाहती है। संविधान के जो देश में चल रहा है, कितना अच्छा संविधान चल रहा है, हर तरह का काम हो रहा है, हर तरह का बात हो रहा है। और जहां अम्बेडकर जी की बात है, अब पूरे भारत में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए बड़े मूर्ति का अनावरण किया, उनके कथा के अनुसार जो कार्य है दलितों के लिए पूरे अच्छे ढंग से कार्य को कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। इन लोग जुमला जो है हंगामा करके इन लोग जो है अपना रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन सेकने वाला रोटी बात नहीं। तो संविधान मतलब कि शुरू से पॉकेट लेके कांग्रेस आई चला है। 132 बार का तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, एक मुहावरा हुआ और उसका धारा भी नहीं जाता, सादा पन्ना। वाह रे वाह, हमारे कांग्रेस के ये भावी। सबसे बड़ा बहस जो छिड़ा हुआ है वो यही छिड़ा हुआ है कि अपमान किसने किया और सम्मान सबसे अधिक किसने दिया। अभी इलेक्शन की बात चल रही थी कि इलेक्शन 2 बार लड़े, दोनों बार जो है हराने के लिए इतना तिगड़म लगा दिए कांग्रेस के लोग, तो फिर वो लोग कैसे सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग भी बहुत सारा आरोप लगाते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सर्वविदित है जिस तरह से राहुल गांधी संविधान नहीं उसको डायरी मान लिए हैं और पॉकेट डायरी में लेकर के घूमते हैं, लेकिन वह सिर्फ डायरी नहीं है,
140 करोड़ की आत्मा उस संविधान में निहित है और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी लोगों का आस्था का संख्या उसमें बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यह राहुल गांधी तो समझिए कि माने मैया बहनियां मिलकर मनोरंजन का केंद्र बना लिए हैं लोकसभा को। यही हालात है, जो हालात है संविधान मर गया। अरे आप संविधान को तो आपने तार तार किया है। आज का पीढ़ी छोड़ दीजिए, हम लोग के पूर्व का पीढ़ी को याद कीजिए। इमरजेंसी में जिस तरह से काल कोठरी में भारत की जनता को लाने का काम किया था, इमरजेंसी का याद करेगा लोग या कहानी बताया तो रोंगटा खड़ा होता है देश के प्रति। वह संविधान की बात कर रहा है। तो देखिए कि यात्रा की बात जब होती है तो बहुत सारा कहा जाए ना कि यात्रा से बहुत सारा उम्मीद भी रहता है कि बहुत कुछ अच्छा होगा, कुछ न कुछ नई चीजें पता चलेगी, कुछ न कुछ नया द्वार खुलेगा। नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी यात्रा पे निकलते हैं तो कुछ न कुछ नई चीजें ही लेकर आते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। जनता से भी आउटपुट लेते हैं, जनता से भी फीडबैक लेते हैं। लेकिन इस यात्रा का विपक्ष को क्यों परेशानी है? इस यात्रा से विपक्ष को क्या परेशानी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में सभी जाति, सभी धर्म, सभी जात के लिए काम किया है और अभी जो वो प्रगति यात्रा पे निकले हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में जो सरकारी नौकरियों में उन्होंने 35% आरक्षण देने का काम किया है महिलाओं को और पंचायती राज में 50%, जो कि पूरे भारत में एक रिकॉर्ड है कि इतना ज्यादा महिलाओं को आरक्षण किसी भी स्टेट में नहीं दिया गया है। तो महिलाएं आगे बढ़ रही है, तो इससे विपक्ष को के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई जहाँ पे महिलाओं का दमन किया जाता था, बिहार में शोषण किया जाता था, उसी बिहार में आज महिलाएं इतना आगे कैसे बढ़ रही हैं। अच्छा, इस यात्रा को अलविदा यात्रा नाम दे रहे हैं तेजस्वी यादव कि ये उनका अलविदा यात्रा है। नहीं, अब विपक्ष का तो काम ही होता है, विपक्ष में जब नाम ही विपक्ष है तो वो तो अगेंस्ट में ही बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनका यात्रा है वो बिल्कुल सफल रहेगा और पूरा बिहार उनको देख रहा है कि 2025 में फिर से नीतीश। अच्छा देखिए, भैया ने एक तो बात सही कही है कि विपक्ष का काम ही है विरोध करना और विपक्ष विरोध करेगा ही। लेकिन एक जो शिकायत हमेशा जनता भी करती है कि जब नेता एक बार जीत जाते हैं तो फिर जनता के बीच में नहीं आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर माने जाए मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो वो अगर अपने जनता के बीच में जा रहे हैं तो इससे विपक्ष को क्या परेशानी होना चाहिए? ऐसे भी विपक्ष को पेट में हमेशा दर्द होते रहता है। जो सत्ता कल आज उनके साथ चल जाएंगे तो फिर नीतीश बाबू अच्छा हो जाएंगे, फिर उस यात्रा पे साथ आ जाएंगे। फिर कभी बीजेपी जोड़े है, कभी बीजेपी के साथ अच्छा है, इधर चल जाएंगे तो इधर वाला के खराब हो जाएंगे। तो नीतीश बाबू तो नीतीश भाई 110 बरिस जिएंगे अभी। ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि भविष्यवाणी कर रहे हैं? नहीं, हम तो कहेंगे 125 बरस से जी के ही जाए बिहार, 125 साल जिए। तो ये उनका 15वां यात्रा है। यात्रा भी खूब करते हैं। एक बार जो हमको लगता है कि न्याय यात्रा जब किए थे तभी उसके बाद आरजेडी का शासनकाल खत्म हो गया था। तो इस बार यात्रा से फायदा नहीं, हर साल ठंडा में करते हैं यात्रा। ऐसे भी ठंडा में धूप में ना, ये हर साल करते हैं। आगे कभी राजगीर में लगाते हैं, कभी वहाँ, मतलब कि हर साल ठंडा में निकलते हैं। अगर देखते हैं गरीब गुरबा लोग कहाँ कम्बल में मिला कि नहीं मिला, ठंडा में कहाँ मर उड़ रहा है, सब देखते चलते हैं। हालांकि यात्रा करना बहुत जरूरी भी है समय समय पर, है ना भैया? यात्रा करना जरूरी भी है, जनता के बीच में जाना जरूरी भी है ताकि पता चले कि क्या कमी बेसी है। लेकिन इस यात्रा से परेशानी क्यों है लोगों को? देखिए, परेशानी तो कुछ लोग को होगा ही। अब बिहार कितना प्रगति कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। अब नीतीश जी इस पे काम कर रहे हैं तो उनको जनता के बीच में जाके देखना भी पड़ेगा कि हमने जो किया वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं। जाके जाने से ही पता चलेगा कि मेरा जो काम किया हुआ है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कि सिर्फ कागज पे ही पूरा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री वो है तो यात्रा तो वही करेंगे, प्रगति भी वही देखें। बहुत लोग कह रहे थे कि पैसे का बर्बादी होगा यात्रा करने से। क्या मतलब है पैसा का बर्बादी फालतू का करने जा रहे हैं? अब एक राष्ट्र में 3 बार चुनाव हो रहा है, 10 बार चुनाव हो रहा है, तो पैसा का बर्बादी नहीं हो रहा है। एक राष्ट्र में 1 बार चुनाव हो, उसमें पैसा का बर्बादी नहीं हो रहा है। उस पर विपक्ष कर रहा है कि नहीं 20 बार चुनाव करवाइए, साले साल करवाइए। खतरे में चल जाए। हाँ, लोकतंत्र क्या खतरे में होगा? जिसको जिसको वोट देना होगा देगा। अब तो वोट तो आपका प्राइवेट है, कोई देखता भी नहीं है कि कौन किसको वोट दे रहा है। बैलेट वाला तो बात नहीं है कि लूट के लेके चलेगा। तो इसलिए एक राष्ट्र में एक चुनाव जब हो सकता है पैसा बचाने के लिए, तो नीतीश जी की यात्रा पर क्या खर्चा हो रहा है? वो तो जब कोई चीज खर्च किए हैं बिहार को बनाने में तो देखना तो पड़ेगा ना जाके कि काम किए तो हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं होगा तो बाद में कहेंगे कि नहीं आप तो नल जल योजना शुरू किए हैं, एको घर में पानी नहीं पहुंचा। जब तक जाके देखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि कागज पे हुआ कि कहीं से आ रहे
हैं क्या? नहीं, घर से आए हैं। घर से आ रहे हैं। अच्छा, ये फिर घर से आ रहे हैं, फिर बाहर का नाश्ता क्यों कर रहे हैं? लिट्टी गरम देख के खा लिए। ओह। मेला का चीज अच्छा लगता है। घर पे डांट नहीं ना सुनिएगा, नहीं, गरम गरम रोटी बना हुआ था, दीदी, बाहर में नहीं, क्यों नहीं, खा लिए? नहीं। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी आप लोग भी देख ही रहे होंगे समाचार में कि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी जता रहे हैं, विपक्ष के लोग। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री का यात्रा करना सही है कि गलत है? सही है, सही है। तो इसका फिर क्यों विरोध कर रहे हैं विपक्ष के लोग? अच्छा, विपक्ष के पास कुछ तो चाहिए। हाँ, कुछ तो चाहिए, तो कुछ तो एजेंडा चाहिए। कि खराब बात को हाईलाइट करें। तो खराब बात को मिलेगा मुद्दा तब ना। हाँ। अब दारू बंद है, बालू बंद है। हाँ। बंद कुछ नहीं है, सिस्टम है। सिस्टम। अब बालू है तो फेल हम ही लोग ना करते हैं। बालू बंद है तो ओवरलोड नहीं चलाना है। हाँ। और लोग ओवरलोड के लिए चलता है। हाँ भाई, दारू बंद है, दारू कहीं से रोज मिल जाए। धरा रहा है, कहीं से मिल जाए, हम लोग भी रोज 2-4 ट्रक धराता है, रोज 2-4 ट्रक निकलता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। हाँ भाई, को पी रहा था ना, बेच रहा यूज हो रहा है। दुकानदार जो है, अगर कल से हम नहीं जाएंगे तो कैसे बेचेंगे वो? दुकानदार का नारियल पानी कल से पीना बंद कर दे, लोग तो नारियल पानी लाएगा। तो वो तो दूसरा काम करेगा ना। दूसरा काम करेगा। चाहे दारू बेचे, चाहे बालू बेचे, चाहे गांजे बेच देला के नेपाल से। हाँ भाई। अरे आजाद है, हाँ। आती थोड़े है। हाँ भाई, तो हाँ। हम भी आदमी आजाद है। हम पढ़वे नहीं करेंगे तो लाठी तो उठाएंगे। उठाएंगे, हाँ सही बात है। गलत तो नहीं बोल रहे तब, हैं, जबरदस्ती देखिए, तो नहीं है। हालांकि देखिए कि शिक्षित लोग जो है या जागरूक लोग जो है, वो कहा जाए कि कितना भी बुरा दिन आ जाए, कुछ आज पहले से अपेक्षा शिक्षित आदमी हुआ है, हाँ। तभी तो कहीं बोल पा रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कहीं मेहनत कर रहा है। हाँ? हम आज कहते हैं इतना अभी हाले जॉब हुआ है, हाँ। टीचर में हुआ, ये में हुआ, पहले कहाँ था? कि भैया 10 साल पहले हमारे जैसी कोई महिला क्या इतना बढ़िया से आप लोग से बतिया सकती है? 11 बजे रात के जा रही थी, हाँ, तब? कोई से पूछे? तब? रास्ते में रिक्शा वाला के मर्डर हो जाता था। तब? आम आदमी के तो छोड़ दीजिए। हम लोग इतना आम तरीका से, जैसे आप ही देखिए कितना बढ़िया से अपना विचार रख रहे हैं, या बाकी लोग भी देखिए कितना बढ़िया खुले तरीके से अपना विचार वही रखें। चीज कहाँ है। ऐसे पहले रख पाते ऐसा थे? कुछ नहीं है। तो देखिए, हम पेपर लीक की जब बात करते हैं, जब परीक्षा की गड़बड़ियों की बात करते हैं, तो हम लोग बिहार के, भारत के भविष्य की बात करते हैं, और भविष्य के साथ ही हम अभी खड़े हैं। क्योंकि देखिए कि जब भी पेपर लीक होता है या पेपर लीक होने की खबर आती है, एग्जाम में किसी तरह से गड़बड़ी की खबर आती है, तो सबसे पहले मनोबल टूटता है ऐसे ही बच्चों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारे मन के अंदर कौन से लोग ऐसी बात भर देते हैं कि परीक्षा किसी भी हालत में पार करना है, पास करना है, और उसके लिए जो है वो पेपर लीक करवाने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए बाबू कि आप अभी किस क्लास में हैं? क्लास 12th में है। अच्छा, ये बताइए कि अभी देख रहे होंगे कि परीक्षा, बापू परीक्षा परिसर का जो है पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है ना। समझिए कि उसमें तो 2-4 ही लोग ऐसे होंगे जो बदमाश होंगे और पेपर लीक करवाने के चक्कर में होंगे, लेकिन उसके कारण उतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, है ना। इसके लिए क्या जिम्मेदार हम लोग और आप लोग नहीं है कि जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में हम पास कर जाएं? जी बिल्कुल है, इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि किसी भी तरह से हम पास हो जाएं। मेहनत करेंगे, पास होंगे, ये ऐसी बात नहीं है, पर किसी तरह का ये क्या माध्यम है पास होने का? थोड़ा सा धैर्य रखिए, एग्जाम है, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, और क्या कहें। अच्छा, देखिए कि इतने सारे बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, सब लोग मेहनत करके बैठते हैं, है ना, सब लोग मेहनत करके बैठते हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग शायद ऐसे होते होंगे जिनके दिमाग में रहता है कि नहीं भाई, हमारा बच्चा अगर मेहनत नहीं भी किया तब भी इसको निकलवा देना है किसी भी तरह से। सबसे पहली बात तो ये लोगों के साथ साथ सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग तो होते ही स्वार्थी हैं। उनका तो मानना है कि मैं पास हो जाऊं कैसे भी करके। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम को पहले तो रूल्स स्ट्रिक्ट करने चाहिए इस बात को बिल्कुल लेकर। सही कह रहे हैं। और उसी के साथ साथ इसमें देखा जाए तो एग्जाम तो लीक होता ही होता है, साथ में सेटिंग भी चलती है। सेटिंग भी चलती है, जिसमें आप इतना अमाउंट दीजिए, उसके बाद आपको ये पद दे दिया जाएगा, ये पद मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, और इसमें साथ साथ पॉलिटिक्स भी होती है। विदाउट पॉलिटिक्स कोई भी सेटिंग नहीं की जा सकती है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को पब्लिक के साथ साथ अपने सिस्टम पे भी ध्यान देना चाहिए, और हमें स्टूडेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए इसको लेके। हमें खुद भी लालच में नहीं रहना चाहिए कि इतना अमाउंट हम दे देंगे तो जॉब हो जाएगी। इससे कईयों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। पोस्ट जो होती है बहुत सारी, वो पेंडिंग पे रह जाती है, उनका रिजल्ट आने को 1 महीने बाद की जगह 3 महीने बाद आ जाता है। तब तो इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी रद्द भी कर दी जाती है जिसकी लोग जिंदगी भर तैयारी करते हैं। दिल्ली से, बम्बई से, कहाँ से लोग जो है वो परीक्षा देने के लिए आए हुए थे, है कि नहीं? तो ये एस्पिरेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है। ये बीपीएससी हो, नीट हो, पेपर लीक पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और साथ के साथ सेटिंग भी रोकनी चाहिए, और हमें खुद भी जिम्मेदार होना चाहिए। भैया ने एकदम बहुत बढ़िया बात बोला कि देखिए, इसके लिए जो है केवल हम जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। हम तो जिम्मेदार हैं ही कि हम लोग लालच करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिस्टम भी जिम्मेदार है।
सिस्टम की जिम्मेदारी तो बिल्कुल सबसे बड़ी बनती है कि जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, कहा जाए कि जो गोपनीयता एक परीक्षा में बरती जाती है वो गोपनीयता बनी रहे। लेकिन हाँ, हम देखिए भैया ने दोनों जैसी की बात कही कि एक हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग भी इस चक्कर में ना रहे। क्या कहते हैं आप इस पर? हाँ, हमें भी थोड़ा रहना चाहिए। हाँ, मान लिया जाए कि अगर कोई पद को जो है हम खरीद लेते हैं या कोई एग्जाम जो है हम पैसा देके पास कर लेते हैं, तो फिर तो ये ट्रेंड ही बन जाएगा कि अच्छा मतलब इतना पैसा देके पास किया जा सकता है। तो ये लालच, हम लोग क्यों लालच में पड़ जाते हैं परीक्षा के लिए? इतनी अच्छी चीज है। मान लीजिए देखिए सब लोग, आप लोग सब लोग कितने सुबह सुबह उठे होंगे, कोचिंग आए होंगे, एकदम अच्छे से साफ सुथरा होके पढ़ाई लिखाई घर पे भी करते होंगे, यहाँ आके भी करते होंगे। तो इतनी मेहनत आप लोग करते हैं और 2-4 ऐसे लोग इस बीच में अगर ऐसा घुस जाएंगे तो समझिए कितने लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? क्या कहती हैं आप इस पर? इस पे तो हम लोग का फ्यूचर बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि हार्डवर्क का तो फिर कोई वैल्यू रहेगा ही वैल्यू नहीं रहेगा। इतने लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर सबका तो हिम्मत टूट जाएगा, इससे होप खत्म हो जाएगा ना सबका। अच्छा देखिए कि हम लोग यहाँ बिहार में जब रूबी राय वाला घटना घटा था, आपको याद होगा ना, प्रोडिकल साइंस जो पढ़ के पास हुई थी तो समझिए कि उस समय जो है हम लोग सोचते थे कि बताइए कि ऐसी लड़की है, इसको ना बोलने आ रहा है, ना समझने आ रहा है, ना सुनने आ रहा है, इसको पास करवाने के लिए आखिर इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं इसके मम्मी पापा, है ना? तो ये कुछ अभिभावक मिलकर क्यों ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे लायक हो चाहे नहीं हो लेकिन वो पास कर जाए, और उसके लिए चोरी भी करवा देते हैं, है कि नहीं? दुआरे पर लगा लेता है भांग के पौधा। हाँ, वो तो सिरप पी जाता है नशा के फेरा में। बताइए। इतना लोग आदि हो रहता है नशा के फेरा में। दवा कैसे छुड़ाया जाए? फेविक्विक लोग सुनता है ऐसे करके। भैया दवा कैसे छुड़ाया जाए, ये हम कह रहे हैं। अधिकारी सुधर जाएंगे तो हो जाएगा। अधिकारी अगर ऊपर से टाइट हो जाए, हम लोग कंप्लेन करें कि फलना आदमी ऐसा करता है, उस पर अधिकारी अगर एक्शन लेने लगे तो तुरंत सुधर जाएगी। जैसे हम ही कह रहे हैं भैया कि चलिए अधिकारी तो बाद में पकड़ेंगे चाहे नहीं पकड़ेंगे, मान लिया जाए कि हमको अधिकारी, मेरा भाग अच्छा रहा, हम जीवन भर पुलिस से नहीं पकड़ा है, ठीक ना, हम जीवन भर दारू पिए, जीवन भर गांजा पिए, जीवन भर हीरोइन आ गया बिहार में तो हीरोइनो पीना शुरू कर दिए, अब मेरा भाग लेकिन बड़ी अच्छा हम कहियो पुलिस से नहीं पकड़ा है। मान लिया जाए कि 50 साल के होते होते हमारा देश देह पूरा एकदम खोखा हो गया, है ना, खोखा हो गया, हमारे परिवार को जो है संभालने का हमको सहूर नहीं बचा। 50 साल की उम्र में हमको पुलिस पकड़े चाहे नहीं पकड़े, बीमारी तो हमको पकड़ लिया, एकदम बिल्कुल पकड़ लिया, है ना? हाँ बिल्कुल। सोच जब हम लोग सब समझते हैं तो काहे नहीं इस बात को मानते हैं कि नशा से हमारा जीवन पहले बर्बाद हाँ, इसमें दोनों तरफ गलती है। पीने वाले की भी गलती है, जब हम जान रहे हैं कि उससे हमको नुकसान है, हमारे परिवार को नुकसान है, तो उस पे हम भी एक्टिव हों। तब हाँ, साथ साथ मतलब ये जो धांधली पदाधिकारियों की है, प्रशासन की है, वो भी उसके मतलब खिलाफ भी हल्ला बोलना हाँ, चाहिए। उसके खिलाफ भी तो पहले अपने आप में सुधार होनी चाहिए। वो सब बच्चा को देखते हैं बाबा कि सुई लगाते रहता है, कोनो सुई लगा के नशा कर रहा है, एकदम बाउंड्री खेल का मैदान बना था, उसे सट के सुई लगाते रहता है, इतना सुइया फेंका रहता है। कैसे छोटा छोटा बच्चा को आदत लग जा रहा है? अब कैसे लग रहा है, वो हम लोग तो देहात के रहनिहार है, न देखे हैं, क्या बतावे, लेकिन उसका परिवार से कोई इस तरह से निकलता होगा, वो सुनता होगा, जानता होगा, उस तरह से इंजेक्शन लेने लगा, नशा लेने लगा। नेट बच्चे लोग नेट पर देख के ही कर देता है, ये चीज लिया हो तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। शुरू में तो सारा लोग नशा इसीलिए करता था, नेट से ही कुछ माने बच्चे बिगड़ रहे हैं। प्रशासन के भी अपना प्रशासन के भी दोष, महादोष प्रशासन है। तो कहाँ ही नहीं यहाँ तक सुनते हैं कि थानों में भी लोग बैठ करके शराब पीते हैं, दरोगा लोग। जब का प्रशासन आप चलाइएगा, जब आप ही बुरा हैं। मान लिया जाए कि जो 80-90 साल का हो गया उसको तो चलिए हम सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा है उस पर तो हम ध्यान दे सकते हैं, उसके लिए आदत लग रहा है। उसके लिए परिवार का जिम्मेदारी होता है, हम लोगों का जिम्मेदारी होता है, गार्जियन का जिम्मेदारी होता है कि अपने बच्चे को किस इन्वायरमेंट में उसका मतलब पालन पोषण करें। शिक्षा तो हम लोगों को भी, हमारे गार्जियन का भी गलती है। हाँ, हम लोग यदि हर घर के गार्जियन यदि सचेत हो जाएंगे तो समाज तो एकदम पूरा फले फूले लगेगा। ठीक है, तो आप बताएं कि यहाँ पर दारू मिले, दारू पकड़े, उस घर से पकड़े दारू, थाना को बुलाएं, लेकिन खाली दारू ले, दुश्मनियों मोल लिए होंगे जी, और उसको बाद में दारू उसको पकड़ के हाथ में दिए, गाड़ी पर लादा, उसको बाद से छापा कभी नहीं मारा। हमारे टोला में 10 घर बिक रहा है दारू। बताइए हम लोग कितना लेकिन के क्या सुधारेंगे, कितना रखेंगे, हम लोग मजदूर यहाँ कमाए जाते हैं। अच्छा बताइए भैया कि अभी देखिए कि वहाँ पर छपरा में जहाँ पर एक जगह मौत हुआ था, वहाँ पे पता चला हमको कि जो दारू बनाता था
उसका मरने वाला उसके गोतिये का लोग था, है ना? वही दारू बनाता था, उसके गोतिये का लोग पी के मर गया था। तो बताइए कि हम लोग अगर समय रहते नहीं आवाज उठाए, भैया तो एक बहुत जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाए हैं कि कम से कम पुलिस को इत्तला किए, है ना? ये पुलिस का ढिलाई है कि पुलिस दोबारा वहाँ पे नहीं गई, लेकिन पुलिस का एक लॉजिक रहता है कि कितना आदमी के बंद करेंगे, सब तो दरुए पीता है। देखिए मैडम, इसमें प्रशासन की तो कमी है। आप बार बार इस चीज को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम काफी देर से आपकी बातों को सुन रहे हैं कि शराबबंदी है, शराब बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क स्वयं पड़ना चाहिए कि आप बात को लोगों को समझाने की कोशिश यही बार बार आप कर रहे हैं कि आप स्वयं समझिए और लोगों को समझाइए, जागरूक कीजिए लोगों को। तो मुझे स्वयं समझना चाहिए और जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनको स्वयं समझना चाहिए कि लोगों को जागरूक करें। मैंने वो बनताई खा के जाइए, मैंने घी में पहले भुन जाता था, हाँ उसका बनता था। आज घी दाल में भी नहीं मिला। अभी दाल का छोड़िए ना, अभी जो नशा उसा करता है उसको घी पचबे नहीं करेगा। हाँ हो सकता है कि शुद्ध दूध नहीं पचता है, घी कहाँ से पचेगा भैया? क्या करते हैं, है कि नहीं? आजकल के बच्चा को जिसको दारू पीने का आदत लग गया, नशा करने का आदत लग गया, उसको घी तो छोड़ दीजिए, उसको बढ़िया दूध नहीं पचेगा, ना पीबे नहीं करेगा, घी तो खेबे नहीं करता है, तो ये कौन बड़का बात बनेगा तब। तो वही हम कह रहे हैं कि देखिए कि एक आदमी से जब हम पूछे, जब हम लोग खैनी के खिलाफ जब बात कर रहे थे और खैनी क्यों खाते हैं लोग, खैनी क्यों नहीं छोड़ रहे लोग, इस पे बात कर रहे थे, तो एक आदमी हमको बोले ना कि खैनी जो होता है वो बीबीसी होता है। हम बोले बीबीसी क्या होता है भाई? तो बोलते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण। तो ऐसा लोगों का बहाना जो है ना यूनिक सुनने को मिलता है। तो खैर बहाना अलग है, नशा छोड़ने का एकमात्र कारण यही है कि आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार बाद में पकड़ेगी, पुलिस बाद में पकड़ेगी, सबसे पहले आपका नुकसान होगा। तो आपको अपना नुकसान और अपने परिवार का नुकसान होने से बचाना है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।